हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में मोल कंसेप्ट में लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट कर लिया था, हम स्टोशियोमेट्री स्टार्ट कर चुके थे। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे ढूंढना है, लिमिटिंग रिएजेंट का यूज क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट किस प्रकार से किसी रिएक्शन के प्रोडक्ट को किसी रिएक्शन के प्रोडक्ट की क्वांटिटी प्रिडिक्ट करने में लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट का कैसे यूज करते हैं, दैट ऑल वी हैव लर्नड इन आवर प्रीवियस क्लास। सो टुडेज क्लास इज बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक, बट अब उसमें प्रैक्टिस कर रहे कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स और। सो आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम योर शीट। So let's say we have a question that when 100 gram ethylene polymerizes entirely into polythene, what mass of polythene formed as per equation this is the equation and you are given 4 choices: n by 2 gram, 100 gram, 100 upon n gram and 100 n gram। तो हमें एक ये सवाल दिया है जिसमें एक इक्वेशन है बैलेंस्ड करके मिल गई। आपको ये इक्वेशन बैलेंस्ड फॉर्म में दे दी गई है और आपको ये बताना कि अगर आपने 100 ग्राम इथाइलिन, हु इज इथाइलिन, दिस इज इथाइलिन 100 ग्राम, अगर इसका मास गिवन है और ये पूरा पॉलीमर मॉलिक्यूल है, तो 100 ग्राम इथाइलिन जब पॉलीथीन में कन्वर्ट होगी तो इसका मास प्रिडिक्ट करना। पहले आप ट्राई करो, देन आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। क्या आंसर आया? बी बॉम्बे, डी दिल्ली, ओके, डी बॉम्बे। चलो देखते हैं। ओके, पहली बात तो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत आसान और सिंपल क्वेश्चन था। आंसर विल बी 100 ग्राम, क्योंकि अगर रिएक्टेंट का टोटल मास अगर 100 है ना, अगर रिएक्टेंट का टोटल मास 100 ग्राम पूरा कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट में आ रहा है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा होगा कि जो मास बिफोर रिएक्शन होता है
वो पूरा कंप्लीट होने के बाद आफ्टर रिएक्शन मास उतना ही बनेगा, क्योंकि मास इज कंजर्व्ड। तो आप इसके बेसिस पे भी ये बोल सकते हो कि अगर 100 ग्राम रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो गया तो 100 ग्राम प्रोडक्ट कंप्लीट बन जाएगा। बट मान लो हमने इसे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से सॉल्व कर रहा हूं, जैसे हम लोगों ने इक्वेशंस किए, कोएफिशिएंट्स लगाए, बैलेंस किए, तो बैलेंस्ड इक्वेशन के यूज से हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें ये 100 ग्राम इसका मास पता है, तो मैं इसके पहले मोल बना लेता हूं। तो इसका मॉलिक्यूलर मास C2H4 का GMM, कार्बन का एटॉमिक मास 12, तो 2 कार्बन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो ये बन जाएगा कितना? 28 ग्राम। तो इसका ग्राम मोलर मास अगर मुझे 28 मिल गया तो मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं। नंबर ऑफ मोल्स विल बी गिवन मास 100 ग्राम डिवाइड बाय 28, ये मोल्स आ गए। अब मुझे इसके नंबर ऑफ मोल्स पता लगे 100/28, तो अगर मुझे इसके मोल से इसके मोल पे जाना है, यहाँ का कोएफिशिएंट 1 है, तो अगर यहाँ का कोएफिशिएंट n और यहाँ का कोएफिशिएंट 1, तो फिर मुझे अगर नंबर ऑफ मोल्स पता है तो इसके मोल्स बनेंगे 100/28 मल्टीप्लाई बाय इट्स कोएफिशिएंट 1 डिवाइड बाय इट्स कोएफिशिएंट n। तो हमारे पास इस पॉलीमर के, इस प्रोडक्ट के कितने मोल्स बन गए? ये मोल्स आ गए 100/28 डिवाइड बाय n। इस पॉलीमर के नंबर ऑफ मोल्स आ गए 100/28 into n, नंबर ऑफ मोल्स। अब सपोज मुझे इसका मास चाहिए, तो मुझे इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका ग्राम मोलर मास बनाना हो तो कैसे मिलेगा? कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन के लिए 1 into 2, अगेन कार्बन के लिए 12 एटॉमिक मास, हाइड्रोजन के लिए 1 into 2, पर टोटल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, n यूनिट्स हैं, तो मल्टीप्लाई बाय n भी करना पड़ेगा। ये उसका ग्राम मोलर मास आएगा। 28n इज ग्राम मोलर मास। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में आपको 2 चीजें सीखनी थी कि क्या किसी पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। अगर आपको उसके एक यूनिट का फॉर्मूला दिया तो इसका मोलर मास निकाल लो, मल्टीप्लाई बाय n कर दो, ये उसका टोटल ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया, क्योंकि आपके पास इसके नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स of polythene is 100/28n। तो अगर इसका मास निकालना, that will be multiplied by its molecular mass which is 28n। इसके ग्राम मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, 100 ग्राम आ गया। Any doubt to any single student sitting in the class? कहाँ से बताऊं? पहले तुम बताओ मुझे, क्या तुम्हें ये समझ में लगा कि इसका मास अगर 100 ग्राम था तो मैंने इसके मोल कैसे बनाए? अगर इसके मोल मिल गए, इसका कोएफिशिएंट n है और यहाँ का कोएफिशिएंट 1 है, तो क्या तुम इसके मोल से इसके मोल बना सकते हो? क्या करना पड़ता है जब हमें किसी से किसी के मोल्स पे जाना हो और कोएफिशिएंट्स हमें पता हो? क्या करना पड़ता था? कैन यू रिकॉल में जो हमने पिछली क्लासेस में सीखा? इस और तो ये किया मैंने, ये मुझे इसके क्या मिल गए? नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, इसके नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। अब मुझे इसका मास पूछा था, व्हाट मास ऑफ पॉलीथीन, तो मुझे इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना था। तो इसका मॉलिक्यूलर मास मैंने कैसे निकाला? कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन के लिए 1, तो 2 हाइड्रोजन के लिए 12 + 1 × 2, फिर से कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन के लिए 1 × 2, टोटल मॉलिक्यूलर मास में साथ में n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 28n आ गया, उससे मल्टीप्लाई कर दो मोल्स को मॉलिक्यूलर मास, तो मास मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पीस ऑफ आयरन gains 10% of its weight due to you have to check your previous lectures on the Razosaran, otherwise you won't be able to understand anything. क्योंकि जिन लोगों ने आज ज्वाइन किए उनको पहले एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहिए कि वो किस बैच में जाएं जहां से बिगिनिंग से चैप्टर स्टार्ट हो। तो आपको पहले रेजो सर पे, आपको फिर रेजो सर के पे प्रीवियस लेक्चर्स पहले देखने पड़ेंगे। ड्यू टू पार्शियल रस्टिंग इनटू Fe2O3, what percent of iron has rusted? Atomic mass of iron is 56 and of oxygen is 60. And your choices are 23, 13, 23.3 and 25.6 है। क्या आप पहले ट्राई करना चाहोगे या फिर मैं सॉल्व करूं? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप, फर्स्ट ट्राई योरसेल्फ। मैं आपको यहां पर ये भी दे देता हूं इक्वेशन, आयरन प्लस ऑक्सीजन गिव्स Fe2O3, और ये मैं बैलेंस करके आपको दे रहा हूं। Okay, let me check. बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, करें सॉल्व। ओके, सबसे पहले इस सवाल में आपको क्या बोला है कि एक आयरन का पीस है पर उसका मास कितना ये नहीं मालूम। मान लो मेरे पास एक आयरन का टुकड़ा है,
आयरन के टुकड़े का मास मान लेता हूं x ग्राम, ये नहीं पता कितना। इसका कुछ हिस्सा, मान लो सिर्फ इतना हिस्सा ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया। पूरे आयरन के अगर x ग्राम में से कुछ हिस्सा रिएक्ट कर गया, या मैं ये मान लेता हूं 100 ग्राम है मेरा इनिशियली टोटल आयरन, उसमें से x ग्राम रिएक्ट कर गया, तो कितना आयरन है जो रिएक्ट नहीं हुआ? अगर टोटल पीस 100 ग्राम है, उसमें से x ग्राम रिएक्ट कर गया ऑक्सीजन के साथ, जिसको रस्टिंग बोला जा रहा है। रस्टिंग का मतलब आयरन की रिएक्शन हो गई ऑक्सीजन के साथ। तो कुछ पार्ट आयरन का 100 ग्राम में से कुछ पार्ट रिएक्ट कर गया ऑक्सीजन के साथ, ये आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये बना रहा है। तो जहां पर जब ये रिएक्ट कर गया, उसका कुछ हिस्सा 100 माइनस x ग्राम हुआ है जो अभी रिएक्ट नहीं हुआ। तो बाद में उन्होंने बोला कि उसका टोटल वेट 10% बढ़ गया। क्या आप बता सकते हो 100 में 10% इंक्रीमेंट अगर हो जाए तो कितना मास हो जाएगा? 100 में 10% अगर मास बढ़ जाए, व्हाट इज 10% ऑफ 100 इज 10? तो मैं ये बोलूंगा कि टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन 110 ग्राम हो गया। इसीलिए मैंने इनिशियली 100 माना, क्योंकि परसेंट की टर्म में पूछा। तो मैंने मान लिया कि इनिशियली 100 ग्राम मास था। जरूरी नहीं है कि 100 ग्राम ही माना, आप 1 ग्राम मान लो। आप ऐसा मान लो कि टोटल मास आपके पास आयरन का वी हैव, लेट्स से टोटल मास ऑफ आयरन इज 1 ग्राम। उसमें से कितने ने रिएक्शन में हिस्सा लिया? ए में से कुछ मान लेते हैं इतना हिस्सा, लेट अस सपोज x ग्राम आउट ऑफ a ग्राम हैज रिएक्टेड। तो पहले तो मुझे ये बताओ कितना आयरन रिएक्ट नहीं हुआ। अगर a ग्राम में से x ग्राम आयरन रिएक्ट कर गया, जिसको जंग लग गया, रस्टिंग हो गई उसकी, तो कितना आयरन ऐसा है जिसको अभी जंग नहीं लगा, जो रस्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ? a माइनस एक्स। सो मास ऑफ आयरन अनरिएक्टेड इज a माइनस एक्स। लेकिन उन्होंने हमें बोला है आफ्टर रस्टिंग टोटल मास जो है वो इनिशियल मास का 10% और बढ़ गया। तो कौन कौन सी चीज थी जो आफ्टर रस्टिंग है? हमारे पास क्या क्या बचा है आफ्टर रस्टिंग? आफ्टर रस्टिंग हमारे पास जितने एरिया में रस्ट लग गई और जितना एरिया में अभी आयरन वैसे का वैसा था, तो आफ्टर रस्टिंग टोटल मास इस इनिशियल मास में 10% इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि 1.1 ग्राम। 110 by 100 which is 1.1 ग्राम। अब आफ्टर रस्टिंग जो मास था अपने पास किसका था? एक तो वो आयरन जो रिएक्ट नहीं हुआ, a माइनस एक्स, which is unreacted iron, प्लस ये जो बन गया इसका मास। कुछ आयरन जो था 1 ग्राम आयरन इसमें कन्वर्ट हो गया, तो मैं 1 ग्राम से इसका मास बना देता हूं। ये इसका जो ये रस्ट है, हमने कितना माना? x आउट ऑफ a रिएक्ट हुआ, ओके x ग्राम, सॉरी हाँ। तो x ग्राम आयरन अगर रिएक्ट होके Fe2O3 में जा रहा है, तो जो Fe2O3 बन रहा है प्रोडक्ट का मास, प्लस वो आयरन जो कि a माइनस एक्स था जो रिएक्ट नहीं हुआ था, उसका मास टोटल मिला के इतना। तो अब मैं इससे इसका मास निकालने लगा हूं। तो पहले मैं इसके मोल बनाऊंगा, क्योंकि जब मुझे इसके मास से इसके मास पे जाना है तो पहले मोल बनाने पड़ेंगे, मोल से मोल पे जाके फिर मास मिलेगा। तो मुझे इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना पड़ेगा x/56। ये इसके मोल आ गए। इसके मोल से इसके मोल बनाने के लिए x/56 इंटू इट्स कोफिशिएंट 2 डिवाइड बाय कोफिशिएंट 4, ये इसके आ गए नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि x/56 इंटू 2 मोल्स। लेकिन मुझे इसका मास चाहिए, मास, तो मुझे फिर से इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मास ऑफ Fe2O3 विल बी इसके नंबर ऑफ मोल्स इनटू इट्स ग्राम मोलर मास। और इसका ग्राम मोलर मास कैसे बनाओगे?
56 इंटू 2 112 प्लस 16 इंटू 3 48, तो टोटल इसका मास 160 के करीब आएगा। क्योंकि Fe2O3 का ग्राम मोलर मास बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 56 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3, दिस इज 160। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ये मेरा आता है 10/7। ये Fe2O3 का मास है जो रस्ट बन चुका है, बिकॉज दिस इज कॉल्ड रस्टिंग, दिस इज कॉल्ड रस्टेड आयरन। सो दिस इज मास ऑफ Fe2O3, दिस इज 1.1। तो यहां से A माइनस एक्स प्लस x इंटू 10/7, टोटल 1.1 है। यहां से आप x/a का रेशो निकालो, यहां से सॉल्व करके रेशो निकालो। अब आपसे उन्होंने ये पूछा कि बताओ कितने % आयरन को रस्ट लगा। हमने आयरन कितना लिया था, 1 ग्राम, उसमें से कितने ने रस्टिंग में हिस्सा लिया, रस्ट बनाने में x ग्राम ने। तो व्हाट % ऑफ आयरन हैज रस्टेड, that will be x gram iron got rusted out of a gram into 100। हमने इनिशियली a ग्राम आयरन लिया, उसमें से x ग्राम को रस्ट लग गई। तो x/a की अगर रेशो मिल जाए, जो कि हम यहाँ से सॉल्व कर चुके हैं, इस इक्वेशन से आप सॉल्व कर चुके हो x/a का रेशो, उसको अगर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, इनटू 100 कर दोगे, आपका आंसर 23.3% है। Is there anyone who is, I'm not asking to those who have joined the class today, but जिन्होंने भी हमारी पिछली क्लासेस अटेंड किया, उनमें से किसी को डाउट हो? इज इक्वल टू 1.1। इनिशियली हमारे पास a ग्राम का पीस था, उस a ग्राम के पीस में से x ग्राम आयरन को जंग लग गई। जिस x ग्राम आयरन को जंग लग गई वो Fe2O3 में कन्वर्ट हो चुका। तो कितना आयरन था, क्योंकि ये कंप्लीट, इसको कंप्लीट रस्टिंग नहीं हुई, क्योंकि पार्शियल बोला ना, पार्शियल, तो हमने ये मान लिया कि इस a ग्राम में से पूरे का पूरा a ग्राम Fe2O3 में कन्वर्ट नहीं हुआ। a में से x ग्राम आयरन ऐसा है जो कि Fe2O3 में कन्वर्ट हुआ। तो जो x ग्राम आयरन था वो तो खत्म हो गया, उससे आपने Fe2O3 का मास निकाल लिया। प्लस कुछ ऐसा आयरन भी तो है जिसको रस्ट नहीं लगी थी, वो कितना था, A माइनस एक्स। तो जो फाइनली मास बना आपके पास वो किस किस का मास है, जो आयरन अनरिएक्टेड है प्लस जिस आयरन को आपने रस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये टोटल मास उन्होंने बोला है इनिशियल मास में उसके 10% का गेन हो गया, 10% ऑफ इट्स वेट गेन। यानी कि इनिशियली अगर A था, उसका 10% A उसमें जोड़ दो, ये फाइनल मास है। तो यहां से हमने x/a का रेशो निकाला, और x क्या है, वो आयरन का मास जो रस्टिंग में हिस्सा ले रहा है, रस्ट बनने में जो इसने पार्टिसिपेट किया। आउट ऑफ इनिशियली आपके पास a ग्राम आयरन था, तो ये जो रेशो को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, वो मिलेगा व्हाट % ऑफ आयरन हैज रस्टेड। करेक्ट, बिल्कुल, क्योंकि कुछ आयरन जो रस्ट में नहीं हुआ, जो आयरन रस्ट में कन्वर्ट हो गया वो तो Fe2O3 बन चुका है। Fe2O3 एक बार जिसकी जो Fe2O3 ये रस्ट है, लेकिन ये Fe2O3 को बनाने में पूरे के पूरे a ग्राम आयरन ने पार्टिसिपेट नहीं लिया, a में से x ग्राम ने लिया। तो हमने x ग्राम से पता किया कि कितना आयरन रस्ट में कन्वर्ट हो गया। तो रिमेनिंग a माइनस एक्स जो कि रस्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ था, वो प्लस जो नया प्रोडक्ट बना, इसका टोटल मास इज 10% मोर देन द इनिशियल मास, और इनिशियल मास था a, उसमें 10% जोड़ दिया। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? One student is Manny. You can unmute yourself. You can ask me the question. Manny. Yes, speak. I can hear you. You can tell me. Excused. Yes. Hello. Mole concept.
This is mole concept. This chapter name is mole concept. I think it's more than like 2 weeks. Okay. Let's do one more question. So please mute yourself. If someone's mic is on, mute yourself. Atomic mass is 56. Reacts completely to produce FeO and Fe2O3. And it consumes 0.65 moles of O2. What is mole ratio of ferrous oxide to the ferric oxide? Atomic mass of iron is 56 and that of oxygen is 16. हाँ बिल्कुल है. ऑप्शन इज 3:2, 4:3, 20:13. None of these. मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूं. आपको यह बोला जा रहा है कि आपके पास 1 मोल आयरन है और ऑक्सीजन के 0.65 मोल्स हैं. ये दोनों कंप्लीट रिएक्ट करते हैं और आपको 2 प्रोडक्ट मिलते हैं. FeO भी मिलता है और Fe2O3 भी मिलता है. This FeO is called this ferrous oxide. And this Fe2O3 is called ferric oxide. यानी कि एक तरीके से मैं आपको ये बता दूं, ये दोनों 2 प्रोडक्ट बना सकते हैं. यानी कि इनकी रिएक्शन ऐसे चल रही है. आयरन से ऑक्सीजन मिलके FeO भी बना रहा है और आयरन से ऑक्सीजन मिलके Fe2O3 भी बना रहा है. ये 2 रिएक्शंस हैं. यानी कि ये दोनों मिलके 2 प्रोडक्ट बना सकते हैं. पर जितना आयरन इसे बना रहा है और जितना आयरन इसे बना रहा है, इनके टोटल मोल अपने पास 1 है. यानी कि 1 मोल में से x मोल आयरन इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बना रहा है. रिमेनिंग 1 माइनस x मोल जो आयरन है वो ये Fe2O3 बना रहा है. कल हमने ऐसे कुछ किए थे ना क्वेश्चंस, जिसमें गिवन क्वांटिटी में से ए पार्ट ऑफ मोल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन वन रिएक्शन एंड रिमेनिंग पार्ट इज पार्टिसिपेटिंग इन अनदर रिएक्शन. ऐसे किए थे हमने क्वेश्चंस लास्ट क्लास में. तो अब अगर ऑक्सीजन के 0.65 मोल में से में भी कुछ मोल्स O2 के फर्स्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और रिमेनिंग ऑक्सीजन के मोल्स Fe2O3 बना रहे हैं, तो आपको बताना है कि इसके जितने मोल बनेंगे और जितने इसके मोल बने उनका रेशो क्या होगा. क्वेश्चन इज कि अगर 1 मोल आयरन में से लेट्स से कुछ मोल्स x मोल्स इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, रिमेनिंग 1 माइनस x मोल्स आयरन के इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके Fe2O3 बना रहे हैं. और आपको ये गिवन दे दिया गया कि ऑक्सीजन के जो टोटल मोल्स कंज्यूम हुए,
जो टोटल मोल ऑक्सीजन के कंज्यूम हो रहे हैं रिएक्शन में वो इतने हैं। तो आपको बताना है कि इसके कितने मोल बने और इसके कितने मोल बने, मतलब इनके मोल्स का रेशियो बताना है। ट्राई। ये चैप्टर हमने स्टार्ट किए हुए 3 to 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। इससे पहले भी ऑब्वियसली इससे बिल्कुल एटॉमिक स्ट्रक्चर भी चल रहा था, बिल्कुल। सो इफ समवन इज वेरी न्यू, ही शुड हैव आस्क्ड टू द मैनेजमेंट दैट वी वांट अ न्यू बैच। That you need to speak to the management. And this is the batch which is combined batch for the medical and JEE students. क्या आंसर बी आएगा? बिल्कुल सही आएगा, बिल्कुल सही। फॉर एनी स्टूडेंट्स who have joined the new batch, I have really no answer for you. You have to talk to the management, and I have really no idea क्योंकि 24th onward, I guess there will be segregation of the batches, and from onward dates, you will be like in continuous flow with the complete batches. So I will really request. I have no idea about this because I am just a teacher. I am only teaching. For admission related queries, for any kind of non-academic queries, you have to talk to the admin people. Okay. Suppose we have 1 mole iron. पहले तो मैं इसको बैलेंस कर रहा हूँ, तो जब मैं इसे बैलेंस करूंगा तो यहाँ पे ये बन जाएगा 2 iron and this is, let's say, this is 4 iron, 2 O2, this is 4 Fe. हाँ, 2 से सिंपल हो जाएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल हो जाएगा। 2 से कर लो। यस, लिख सकते हैं, बट फर्स्ट let me finish. First, let me finish. And iron and oxygen combined to form Fe2O3, and if I balance it, you will get 4. This is 3 and this is 2. So let us suppose, I assume कि 1 mole iron में से x mole iron इस रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है और रिमेनिंग 1 minus x mole, टोटल 1 मोल आयरन थे तो 1 माइनस x मोल्स ने इस रिएक्शन में हिस्सा लिया। अगर ये x मोल आयरन है तो इससे कितने मोल FeO बनेगा? x मोल। और अगर ये 1 माइनस x मोल है तो इससे कितने मोल Fe2O3 बनेगा? 1 माइनस x इंटू 2/4, यानी कि 1 माइनस x/2 मोल। और हमें इनका रेशियो चाहिए, हमें बेसिकली इसके और इसके मोल्स का रेशियो चाहिए। So moles of FeO upon moles of Fe2O3, that will be x upon 1 minus x/2. बट इस x मोल के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए हम वो तो निकाल सकते हैं x के टर्म में। फॉर दिस x मोल, हाउ मच मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड? x into this coefficient 1 divided by 2, x/2।
और अगर मुझे यहाँ से O2 के मोल्स निकालने हो तो 1 माइनस एक्स इंटू 3 डिवाइड बाई 4 मोल्स. So 1 minus x multiplied by its coefficient divide by its coefficient you will get moles of oxygen. और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, x by 2 मोल अगर O2 के फर्स्ट रिएक्शन में यूज हुए, 1 minus x 3 by 4 मोल्स अगर सेकंड रिएक्शन में यूज हुए, तो इनके टोटल मोल्स जो हैं वो 0.65 है. सो मैं ये लिख सकता हूं मोल्स ऑफ O2 इन द फर्स्ट स्टेप प्लस मोल्स ऑफ O2 यूज्ड इन द सेकंड स्टेप will be equal to 0.65, and if I substitute its value x by 2 plus 1 minus x into 3 by 4, this is 0.65. यहां से आप इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकालोगे और जो x की वैल्यू आएगी वो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा. यहां से आप इस इक्वेशन से सॉल्व करके आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. वही x की वैल्यू यहां पुट कर दो, आपको इनके मोल्स का रेशो मिल जाएगा. दिस इज वन मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जिसको मैं रिकमेंड करता हूं कि ऐसी तरीके से क्वेश्चन करना. अब मैं इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका बता रहा हूं. पहले इस मेथड में किसी को कोई डाउट हो? इस मेथड में किसी को कोई डाउट हो कि हमने 1 मोल में से x मोल आयरन एज्यूम किया कि वो फर्स्ट रिएक्शन में यूटिलाइज हुआ और 1 माइनस एक्स मोल रिमेनिंग रिएक्शन, इससे मैंने इनके मोल्स निकाले. क्वेश्चन में मुझे इनके मोल्स का रेशो पूछा है, यानी कि ये रेशो चाहिए मुझे, यानी कि आंसर तब तक नहीं आएगा जब तक x की वैल्यू नहीं मिलती. पर एक और इंफॉर्मेशन गिवन थी कि 0.65 मोल ऑक्सीजन के यूटिलाइज हुए, यानी कि x मोल्स के लिए x by 2 मोल O2 और 1 माइनस x मोल्स आयरन के लिए 1 माइनस x इंटू 3 by 4 मोल्स O2 इज रिक्वायर्ड. और अगर हम टोटल मोल O2 के ऐड कर दें तो वो 0.65, तो वहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी. अब इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका भी है. आपको जो मेथड पसंद है आप कर सकते हो. अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं, हाँ बिल्कुल कर सकते थे. मैं ऑक्सीजन के ले लेता स्टार्टिंग में x मोल्स और सेकेंड स्टेप में लेता 0.65 माइनस x मोल्स, फिर ऑक्सीजन से आयरन के मोल निकालता और 0.65 माइनस x ऑक्सीजन से आयरन के मोल निकालता, वो टोटल ऐड करके 1 मोल कर देते. ये भी कर सकते थे. मान लो मैं ये इस रिएक्शन में ऐसे मान लो आयरन प्लस ऑक्सीजन, अगर मुझे इस आयरन और ऑक्सीजन को पूरा कंप्लीट रिएक्ट करना है, कंप्लीट, और ये मिलके FeO बना दे. मान लो मैंने ये रिएक्शन एज्यूम कर ली कि यहां पर आयरन और ऑक्सीजन मिलके FeO बना रहे हैं और यहां में से बैलेंस कर दूं तो ये इक्वेशन बन गई 2 और मैंने इसका ले लिया 1 मोल और इसका ले लिया 0.65 मोल. तो मैं सबसे पहले ये चेक करूंगा कि FeO बनाने के लिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन है. मैंने FeO ही क्यों पहले मैंने FeO ही क्यों बनाया, क्योंकि FeO बनाने के लिए 2 मोल आयरन को 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, और अगर मुझे Fe2O3 बनाना होता आयरन और ऑक्सीजन से, तो अगर मैं ये रिएक्शन बैलेंस करूं तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगी. अब मुझे एक बात बताओ, अगर आयरन के मोल्स 2-2 मोल है, इसे यहाँ ऑक्सीजन का 1 मोल चाहिए और यहाँ 1.5 मोल चाहिए, किसे बनाने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, Fe2O3 को या FeO को? अगर आयरन के मोल्स बराबर है, अगर बराबर कर दे 2 मोल, तो ऑक्सीजन का 1 मोल चाहिए FeO बनाने के लिए, और अगर मैं आयरन के उसी 2 मोल के लिए Fe2O3 बनाना चाहता हूं तो ऑक्सीजन के 3/2 मोल चाहिए. तो किस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए? इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट? Fe2O3 को बनाने के लिए आई नीड मोर ऑक्सीजन. तो अब मैं इस प्रोसेस को ऐसे समझ लूंगा, अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे चलाऊंगा कि पहले आयरन को ऑक्सीजन के साथ मिलके हमने पूरे का पूरा FeO में कन्वर्ट कर दिया, और फिर ये जो FeO था ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Fe2O3 बना दिया. मैं इस तरीके से क्वेश्चन चला सकता हूं, क्योंकि Fe2O3 बनाने के लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि फर्स्ट स्टेप में इसे बनाने के लिए जहां ऑक्सीजन कम चाहिए
वहां पर आयरन और ऑक्सीजन पूरे कंप्लीट, आयरन कंप्लीटली रिएक्ट होके FeO बना रहे हैं, फिर बचा हुआ FeO इस O2 के साथ मिलके Fe2O3 बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, you will not interrupt me unless I finish. I will give you the time. To anyone sitting in the class, I will give you the time कि भाई आप पूछो, इसलिए let me finish first. तो सबसे पहले मैं 1 मोल और 0.65 मोल आयरन और O2 ले रहा हूं। तो पहले यहां से डिसाइड करो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। लिमिटिंग रिएजेंट O2 will be limiting reagent या F with iron will be limiting reagent। मोल बाय कोफिशिएंट आयरन, इसका मतलब ये आयरन पूरा कंप्लीटली खत्म होगा जब आप FeO बनाओगे। FeO बनाने के लिए ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो यहां पर अगर इसका 1 मोल पूरा कंप्लीटली खत्म होता है, बता सकते हो FeO के कितने मोल बनेंगे? 1 मोल से इसके कितने मोल बनेंगे? 1 into 2 डिवाइड बाय 2, इसके 1 मोल। पर क्या आप ये बता सकते हो कितना ऑक्सीजन अनरिएक्टेड रह जाएगा? क्योंकि ये तो एक्सेस में, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो 1 into 1 divided by 2, 0.5 mole O2 will be used. How much mole O2 will be left behind unreacted? 0.15. तो अब FeO जो 1 मोल बचा है, इसके साथ रिएक्शन हो रही है O2 की। ये दोनों अब रिएक्ट होके ये बना रहे हैं FeO and O2 are forming Fe2O3। अब मैं इस रिएक्शन को अगर मैं बैलेंस कर दूं तो ये बन जाएगा 4 एंड दिस इज 2, दिस इज बैलेंस्ड। अब FeO के आपके पास कितने मोल है? 1 और O2 के 0.15। बता सकते हो या लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? बता सकते हो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ऑक्सीजन। आयरन 4, ऑक्सीजन 6, 4 + 2 6, ऑक्सीजन बैलेंस है। सो लिमिटिंग रिएजेंट इज ऑक्सीजन, तो ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। अब बताओ इसके हिसाब से Fe2O3 के कितने मोल बनेंगे? 0.15 into 2, 0.3 मोल। पर इसके लिए आयरन के कितने मोल लेने पड़ेंगे? इसके 0.15 मोल के लिए कितने मोल आयरन रिएक्ट होगा? क्योंकि ये तो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, ये तो कुछ बच जाएगा। तो 0.15 into 4 यानी कि 0.6 मोल आयरन रिएक्ट होगा। तो कितना आयरन लेफ्ट बिहाइंड? हाउ मच आयरन विल बी लेफ्ट बिहाइंड अनरिएक्टेड? 1 मोल में से 0.6 में से कितना आयरन बच गया? 0.4 मोल FeO हैज बीन लेफ्ट बिहाइंड। तो अब आप देखो कौन कौन कितना कितना बचा। अब आपके पास फाइनली इस रिएक्शन में आयरन कंप्लीटली खत्म हो गया। बस फर्क कितना? ऑक्सीजन फर्स्ट स्टेप में रिएक्ट पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी, नेक्स्ट स्टेप में कंप्लीट कंज्यूम हुई। तो अब आपके पास FeO और Fe2O3 के जो मोल्स बचे उनका रेशियो निकालो। मोल्स ऑफ FeO अपॉन मोल्स ऑफ Fe2O3, दैट विल बी 0.4 by 0.3। अब इस मेथड में किसी को डाउट हो तो अब 1 by 1 पूछो। 1 by 1 ask me. Any doubt in this question? हाँ बिल्कुल, सॉरी, हाँ FeO। जब भी कभी ये चीज बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। जब भी कभी मैं आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन दूंगा ना, इस टाइप का क्वेश्चन जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
अब ध्यान से समझना, रानी पूछ रही है, रानी मुझे ये बताओ अगर इसके 0.15 मोल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो इसके मोल कैसे निकालोगे जो रिएक्ट होंगे इससे इसके मोल। तो मैंने क्या किया, तो ये रिएक्ट हो गए ना, ये रिएक्ट हो गए ना, कितने लिए थे अपने FU के कितने मोल बने थे 1, रिएक्ट कितने हुए 0.6, कितने बच गए, how much mole of FU left behind unreacted? Tell me, you are not supposed to waste the time of anyone. So this is the moles of FU who are left unreacted. वही तो उन्होंने पूछा बताओ Fe और Fe2 कितना बना आपके पास, जितना Fe और Fe2 बचा आपके पास उसी के मोल्स का रेशियो तो फाइंड करना था। समझ आई ये चीज बच्चों? अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ दैट्स रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। मान लो मैंने आपके सामने ना 2 एलिमेंट दे दिए कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकते हैं। मान लो कभी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि मैंने बोला कि कार्बन के भी मेरे पास कुछ मोल है, ऑक्सीजन के भी कुछ मोल है, पर वो दोनों रिएक्ट करके ये दोनों चीजें बना सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को 3 तरीकों से कर सकते हो। मेथड 1, लेट्स से सेम क्वेश्चन मैंने ऐसे बोला, लेट्स से आई हैव 0.5 मोल कार्बन रिक्वायर्स, लेट्स से 1.5 मोल ऑक्सीजन to react completely to make carbon monoxide and CO2, और हमें moles of carbon monoxide and moles of carbon dioxide इनको आइडेंटिफाई करना है। मैं यहाँ पर एक बार फिगर ये चेक कर लेता हूँ क्या ये हम रख सकते हैं या नहीं। So this is 0.8 moles. अब मान लो कोई मुझे ये कह देना कि सर अगर आपको कार्बन के मोल्स और ऑक्सीजन के मोल ऐसे रैंडमली कुछ नहीं दिए, हमें कैसे पता लगेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा अकेला या CO2 बनेगा अकेला या मिक्सचर बनेगा? अब ध्यान से समझना यहाँ, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड अकेला बनेगा या कार्बन डाइऑक्साइड अकेला बनेगा या दोनों मिक्स मिलेंगे? हमें ये कैसे पता लगेगा? क्योंकि कोई इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो कर सकता है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO, और इस रिएक्शन को बैलेंस कर ले। शायद पिछले सवाल को किसी बच्चे ने मेरे से पूछा, सर आपने ऑक्सीजन और आयरन मिलके FeO और Fe2O3 बना रहे, आप एक साथ क्यों नहीं लिख रहे? शायद किसी स्टूडेंट ने ये चीज पूछनी चाहिए थी। मैंने कहा था लेट मी फिनिश। कौन था ऐसा जिसने ये चीज पूछी थी? मुझे नाम बताओ। वरद, हाँ वेरी गुड। वरद अब इसी चीज का आंसर देने लगा। हमें कैसे पता लगेगा कि ये दोनों बनेंगे या ये अकेला बनेगा या फिर ये अकेला बनेगा? तो सबसे पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस कर दूं, सपोज मैंने यहां कोफिशिएंट लगाया हाफ और यहां लगाया 1। अगर मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड अलोन चाहिए, अलोन, मैं ये चाहता हूं कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड बने, तो
तो इनके मोल्स का रेशो 1:1/2 रखना पड़ेगा। यानी कि आपको 1 मोल कार्बन और 1/2 मोल ऑक्सीजन अगर आपने ली तो ये मिलके ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। यानी कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन के मोल्स का रेशो 0.5/1 हो तो आपको सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे अगर मैंने कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट ले लिया, लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि कार्बन के मोल्स 1 से भी कम ले लिए, तो मेरे लिए ये रेशो 0.5 से भी छोटी हो जाएगी। अगर मैंने ऑक्सीजन 0.5 से भी कम ले लिया, 0.5 मोल से भी कम ले लिया, कार्बन 1 मोल रख के अगर मैंने ऑक्सीजन 0.5 मोल लिया तो ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। पर अगर मेरे पास ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट होगी, ऑक्सीजन जरूरत से कम है, तो मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड तो बनेगा पर साथ के साथ कुछ कार्बन एक्स्ट्रा बच जाएगा। मानते हो या नहीं? अगर मैंने ऑक्सीजन के 0.5 मोल ही लिए लेकिन कार्बन का 1 मोल लिया, तो इस रेशो में ऑक्सीजन और कार्बन के मोल होंगे ना, तो आफ्टर द रिएक्शन ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। आपके पास सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड अकेली बचेगी। पर अगर आप चाहते हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड तो बने पर कुछ कार्बन बच जाए, यानी कि आप ऑक्सीजन को लिमिटेड सप्लाई में लो, ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट रख दो, उस केस में आपको ये तो मिलेगा पर साथ के साथ कुछ ये भी बच जाएगा। यानी कि अगर ये रेशो 0.5/1 से छोटी हुई, so you will be left with few moles of carbon plus few moles of carbon monoxide. Do you agree to this? अगर हमने इनके मोल्स का रेशो 1:0.5 एग्जैक्ट लिया इतना, यानी कि मैंने इसके लिए लेट्स से 2 मोल और इसके मैंने लिए 1 मोल, अब मैंने O2 का 1 मोल लिया, कार्बन के मैंने लिए 2 मोल, ये रेशो 0.5 बन गई ना। अब चेक करके देखो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा यहाँ पे। Who will be limiting reagent? 2/1, 1/2, no one. So after the reaction दोनों खत्म हो जाएंगे, और अगर ये दोनों खत्म हो गए तो आपको सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। यानी कि अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड अलोन चाहिए, ओनली प्रोडक्ट, तो ऑक्सीजन के मोल्स और कार्बन के मोल्स का रेशो 0.5/1 हो। और अगर आपने ऑक्सीजन यहाँ पे 0.5 से भी कम ले ली, यानी कि ये आपने जरूरत से भी कम ले ली, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, उस केस में ये भी कुछ बचा रह जाएगा, तब आपको कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों मिलेगा अगर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू द मोल्स ऑफ कार्बन का रेशो लेस देन 0.5। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? नाउ लिसन, अगर मान लो मैंने ये रेशो ऑक्सीजन की और कार्बन के मोल्स का रेशो 1:1 ले लिया, मैंने 1:1 ही क्यों चूज किया? मान लो अगर मैं इस रिएक्शन के हिसाब से चलता हूं, उसमें मेरे पास अगर ये 1 मोल है और ये 1 मोल है, तो इसके मोल्स बाय कोफिशिएंट करके देखो क्या कोई लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो ऐसे केस में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे, उस वक्त आपको सिर्फ CO2 मिलेगी। यानी कि if moles of O2 to the moles of carbon is equal to 1, this ratio is equal to 1, then only carbon monoxide is CO2 is formed. Do you agree to this or not? मान लो मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन एक्सेस में ली होती, एक्सेस में, यानी कि ऑक्सीजन के मोल 1 से भी ज्यादा लिए होते, उस केस में मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड तो बचता पर साथ के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज भी बचती। अब वो एक्स्ट्रा चीज हो सकता कार्बन बचती, पर वो एक्चुअल में कार्बन नहीं बचे, वो आपको यहां से दिख रहा है ऐसा, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर मैंने ये ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा ली है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा ली है, ये तो खत्म हो जाएगा, CO2 तो बनेगा पर साथ में O2 भी रह जाएगा। मैं पहले उल्टा बोल गया था, मैं पहले कुछ गलत बोल गया था। अगर मेरे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन का रेशो 1:1 से ज्यादा है, यानी कि मैंने ऑक्सीजन जरूरत से ज्यादा ले ली, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बचेगी पर साथ के साथ O2 भी कुछ अनरिएक्टेड फॉर्म में रह जाएगा। यानी कि मोल्स ऑफ O2 to the moles of carbon, if this ratio is more than 1,
देन यू विल बी गेटिंग मोल्स ऑफ CO2 प्लस कुछ मोल्स ऑफ O2 अनरिएक्टेड। आप जरा इस चीज को ऐसे समझिएगा, आप लोग ये जानते होंगे 9th या 10th में कभी पढ़ा होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बनाता है। अब एक बात बताओ, अगर इस रिएक्शन में ऑक्सीजन एक्सेस में होता, अगर इस रिएक्शन में ऑक्सीजन एक्सेस में ले ले तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो बनेगा पर साथ में O2 भी तो बचेगा, और बचने वाला O2 जितना बचा होगा वो CO के साथ रिएक्ट करके CO2 भी तो बना रहा होगा। समझते हो या नहीं? अगर यहां पे ऑक्सीजन मैंने इतना लिया कि ऑक्सीजन जरूरत से ज्यादा है, तो उस केस में CO के साथ साथ कुछ O2 के मोल भी बनेंगे। अगर ये दोनों मिलके CO2 बना रहे हैं तो यहां पे क्या आप ये समझ सकते हो, अगर मैंने अब O2 और कार्बन के मोल्स का रेशो 0.5/1 रखा तो फिर तो ये दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है, यू विल गेट ओनली दिस। पर अगर मैंने ये रेशो इससे बड़ी कर दी, इससे ज्यादा कर दी, यानी कि O2 की क्वांटिटी ज्यादा ले ली, तो मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ कुछ O2 भी मिलेगा साथ में। फिर वो रिएक्ट करके, ये दोनों रिएक्ट करके CO2 भी बनाएंगे, ये दोनों रिएक्ट करके CO2 भी बनाएंगे। तो इसका मतलब अगर मेरे ऑक्सीजन और कार्बन के मोल का रेशो 0.5 और 1 के बीच में हुआ, ये रेशो 0.5 और 1 के बीच में हुआ, तो हर बार आप देखोगे कि आपको कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलेगा और साथ में कुछ CO2 भी मिलेगा। यहां से अगर मेरी O2 खत्म हो गई, मैंने जितनी O2 ली वो खत्म हो गई, फिर तो उस केस में आपको ये दो चीजें मिलेंगी ना। अगर मेरी यहाँ पे O2 जितनी मैंने ली, फर्स्ट स्टेप में जितनी O2 बची वो O2 CO के साथ रिएक्ट करके CO2 बना रही है, तो अगर मेरी O2 यहाँ पे पूरी खत्म हो जाए तो ये दो चीजें मिलेंगी। लेकिन इस अनरिएक्टेड CO को खत्म करना तो और ऑक्सीजन चाहिए, तो जितना ऑक्सीजन एक्स्ट्रा करते करते मैं जब इस रेशो पे पहुंचूंगा, मैं बेसिकली इस रेशो को बड़ा करता जा रहा हूँ, कीपिंग कार्बन फिक्स, O2 की क्वांटिटी बढ़ाता जा रहा हूँ। तो जब मेरा O2 0.5 है और ये 1 है, उस केस में ये अकेला बचेगा। अगर मेरा O2 0.5 से ज्यादा है पर 1 से छोटा है, तो उस केस में मेरे पास ये और ये दोनों बनेंगे। और अगर मेरा O2 1 और कार्बन 1 बन गया, जो कि इस रिएक्शन की रेशो के हिसाब से बन रहा है, उसमें मुझे ओनली CO2 मिलेगा। और अगर मैंने O2 और ज्यादा ले लिया तो CO2 तो मिलेगा, साथ में O2 भी मिलेगा। क्या आपको ये जो चित्र बताया वो समझ आया? क्या ये चीज आपको समझ आई? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं, P4 O2 के साथ मिलके P4O6 बना सकता है, लेकिन P4 O2 के साथ मिलके P4O10 भी बना सकता है। और अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस कर दूं तो ये बनेगा 3 और ये बनेगा 5। अब आप मुझे एक कंडीशन बताओ, मैं O2 के मोल्स और फास्फोरस के मोल्स कितने रखूं ताकि ये दोनों खत्म हो जाए और सिर्फ ये बने? 3/1, यानी कि 3/1। उस केस में ये दोनों खत्म हो जाएंगे और ये बनेगा। मान लो मैं चाहता हूं कि P4O6 और P4 बचे, उसके लिए आप O2 को क्या बनाओगे? अगर मुझे ये और ये चाहिए, यानी कि उस केस में मुझे O2 और P4 का ये जो रेशो है, ये 3 से कम लेना पड़ेगा। यानी कि इस रेशो पे ओनली P4O6 विल बी फॉर्म्ड। बट इफ दिस रेशो इज लेस देन 3, then P4 will be left along with P4O6। क्या ये चीज समझ लगी या नहीं? अच्छा, अब यहां से बताओ, अगर मुझे सिर्फ P4O10 लेना ओनली, तो P4 और O2 का रेशो, अगर मैंने ये 5/1 रखा तो मुझे मिलेगा क्या? सिर्फ ओनली P4O10। पर अगर ये रेशो 5 से बढ़ गई, यानी कि ऑक्सीजन के मोल मैंने क्या कर दिए? ज्यादा हो गए,
तो उस केस में ये तो खत्म हो जाएगा, ये तो लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो गया पूरा, O2 ज्यादा कर दिया, तो आपके पास P4O6 बनेगा, P4O10 बनेगा अकेला, साथ में O2 भी बचेगा। तो यहां पर आप खुद अपने लिए लिख लो, अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 5 है तो P4O10 के साथ साथ O2 भी बचेगा। पर P4O6 से P4O10 पता कैसे बनता है? जब बनने वाला P4O6 O2 के साथ रिएक्ट करके P4O10 बनता है। सिक्स एंड 4, यानी कि अगर P4O6 और O2 बच गया, फर्स्ट स्टेप में अगर ये बच गया तो P4O6 और O2 खत्म होके P4O10 बना सकते हैं। यानी कि अगर O2 मुझे बचाना है फर्स्ट स्टेप में, तो मुझे इस रेशो को क्या करना चाहिए? अगर मैं चाहता हूं O2 बचे, 3 से बढ़ा दो, पर 3 से बढ़ा के 5 से छोटा रखना, क्योंकि मुझे ये खत्म भी तो करना है ताकि मुझे ये दोनों मिले, मुझे ये खत्म भी तो करना है। इसे बनाने के लिए मुझे ये रेशियो 3/1 से तो ज्यादा लेनी पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों की रिएक्शन से ये बनेगा। पर इतना मैं चाहता हूं कि ये खत्म होकर ये दोनों बने, इसके लिए मुझे P4O6 और अगर P4O10 मुझे दोनों चाहिए, उस केस में मुझे O2 और P4 का मोल्स का रेशियो 3 और 5 के बीच का लेना पड़ेगा। समझ में आई ये चीज या नहीं? So moles of O2 to the moles of P4, if it is between 3 and 5, then you will get P4O6 and P4O10 both. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में लगा ना, तो बहुत बड़ी चीज स्टोइकियोमेट्री में समझ लेंगे। हमेशा तब आपको पता लगता है कि आप उसमें क्या चीज बनाओगे। जैसे जैसे अभी आपने ये पिछला क्वेश्चन किया था ना, 1 मोल आयरन इज रिएक्टिंग विद 0.65 मोल O2। मैंने ये क्वेश्चन में दिया था ना, और आपसे मैंने पूछा था कि बताओ कितने मोल FeO बनेगा और कितने मोल Fe2O3 बनेगा। तो मैं अगर आपकी जगह पे होता ना, मैं ऐसे लिखता रिएक्शन, ये देखो, आयरन प्लस O2 कैन गिव FeO and iron plus O2 can gives Fe2O3। तो अगर मैं इसको बैलेंस कर दूं तो यहाँ 2 और यहाँ आएगा 2 और ये 3/2। अब अगर मुझे FeO अकेला चाहिए, अकेला, तो मुझे O2 और आयरन के मोल्स का रेशियो कितना रखना चाहिए? 1/2। If I want only FeO, then this both should react with each other. तो O2 के अगर 1 मोल है तो आयरन के 2 मोल चाहिए। लेकिन अगर मुझे Fe2O3 अकेला चाहिए, तो मुझे अब O2 और आयरन के मोल्स का रेशियो कितना रखना चाहिए? 3/2/2, यानी कि 3/2। अगर मैं चाहता हूं कि ये FeO और Fe2O3 दोनों बने, तो ये तभी होगा क्योंकि ये FeO O2 के साथ मिलके Fe2O3 बनेगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है यहां से। तो इसके साथ जब O2 रिएक्ट करेगा, ये जब एक्स्ट्रा बच जाएगा, ये दोनों मिलके Fe2O3 बनाएंगे। तो अगर मुझे O2 बचा के रखना एक्स्ट्रा, तो मुझे इस रेशियो को, अगर मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, ये जरूरत से ज्यादा लेना पड़ेगा। उस केस में मुझे ये रेशो हाफ से बढ़ानी पड़ेगी, अगर मुझे ये दोनों चाहिए। मानते हो या नहीं? कैन यू हियर? अगर मुझे ये दोनों चाहिए तो मुझे ये एक्सेस में लेना पड़ेगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट रखना पड़ेगा। और अगर ये मैंने कम लिया अगर मुझे ये, तो मुझे ये रेशो अगर 0.5 से क्या कर देनी चाहिए? ऑक्सीजन ज्यादा कर देनी चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा ले लेनी चाहिए। तो अगर ऑक्सीजन अगर ज्यादा मैंने ले ली, तो मुझे ये कंफर्म है कि यहाँ पर FeO और Fe2O3 ये दोनों तब बचेंगे अगर मैंने इतनी O2 ली कि ये खत्म हो जाए पर ये दोनों बचे रहे।
पर जैसे मैं O2 बिल्कुल 3/2 और 2 रेशो में लेता हूं, फिर ये दोनों खत्म हो जाएंगे, फिर ये भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ ओनली Fe2O3 बचेगा। तो मैं ये रेशो को नाम दे रहा हूं 0.5 का और ये नाम दे रहा हूं 0.75 का। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं O2 और आयरन के मोल्स का रेशो 0.5 लेता हूं तो मुझे सिर्फ क्या चीज मिलेगी? अगर मैंने O2 और आयरन के मोल्स का रेशो 0.75 लिया तो अगर मैंने O2 और आयरन के मोल्स का रेशो 0.75 लिया तो क्या होगा? और 0.5 से 0.75 के बीच में लेने से क्या होगा? क्योंकि उस केस में अगर मान लो 0.5 से मैंने ज्यादा ले लिया मोल्स का रेशो, मैं एग्जांपल देके समझाना चाह रहा हूं। ये देखो, मान लो मैंने इसी क्वेश्चन में देखना, आयरन और O2 के मोल्स का रेशो बताओगे कितना है? ऑक्सीजन और आयरन के मोल्स का रेशो 0.65 नंबर क्या 0.5 और 0.75 के बीच का नंबर है। इसका मतलब है कि जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे ना, Fe और Fe2O3 दोनों बनेंगे। क्यों बन रहे थे? अब वो देखो यहां क्या हो रहा था, पहले इसका 1 मोल था, ये 0.65 मोल थे। लिमिटिंग रिएजेंट कौन था? इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन था? ये खत्म हो गया पूरा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में देखो, ये रेशो 0.65/1 है ना, जबकि अगर हमें ये दोनों खत्म करने होते तो 0.5 होनी चाहिए थी ये रेशो। मानते हो या नहीं? इस स्टेप के हिसाब से अगर O2 का 1 मोल और आयरन के 2 मोल ये रेशो 0.5 होते तो ये दोनों खत्म होते, पर आपने ऑक्सीजन ज्यादा ले ली हुई है तो ऑक्सीजन बच जाएगी। अब आप बताओ 1 मोल से ये कितना बनेगा? 1 मोल से ये कितना बनेगा? 1 मोल। लेकिन इसके 1 मोल कितना O2 कंज्यूम कर लेंगे? क्योंकि 2:1 का रेशो है, तो 1 × 1/2 0.5 मोल कंज्यूम। इसका मतलब O2 बच गई, 0.15 मोल बच गए, और ये 1 मोल FeO बच गया। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे एक्चुअल में, और ये दोनों जब रिएक्ट कर रहे हैं, ये मिलके बना रहे हैं Fe2O3। तो अब यहां पर देखो, Fe2O3 बनाते वक्त जब मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करता हूं, अब देखो इसके 0.15 मोल और इसके थे मेरे पास 1 मोल, तो अब बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन? O2। तो अब O2 पूरा खत्म, ये बच जाएगा और ये भी बच जाएगा। अब ये बताओ, यहां से लेके यहां तक आते वक्त ये पूरा खत्म हो गया या नहीं? सेकंड स्टेप तक आके इसे बनाने के लिए सेकंड स्टेप तक ये पूरा खत्म हो गया, और ये तो पहले स्टेप में खत्म हो गया, दोनों ही कंप्लीट रिएक्ट हो गए थे। पर क्योंकि आपने O2 और आयरन के मोल्स का रेशो 0.5 और 0.75 के बीच का लिया था, इसलिए दोनों चीजें बनी। क्योंकि कुछ FeO और O2 एक्स्ट्रा बचेंगे तभी तो Fe2O3 बनेगा। समझ में आई ये चीज या नहीं? तो अब मुझे एक चीज ये बताओ, ये 1 मोल और ये 0.15 मोल है, तो अब देखो यहां पर कितना बचेगा ये बताओ। 0.15 से इसके कितने मोल बनेंगे? 0.3 मोल, क्योंकि 0.15 × 2 डिवाइड बाय 1, और इस चीज के कितने कंज्यूम होंगे? 0.15 × 4 डिवाइड बाय 1, 0.6 मोल खर्च होंगे। तो कितने मोल बच जाएंगे एक्स्ट्रा? 0.5 मोल लेफ्ट। तो आपके पास Fe2O3 और FeO के दोनों कुछ मोल्स बचे हैं। इसी क्वेश्चन में अगर मैंने ये दिया होता ना आपको कि 1 मोल आयरन है और 0.75 मोल O2, तो मुझे बता सकते हो O2 और आयरन के मोल्स का रेशो कितना होता है? आप मुझे बताओ, आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए? ओनली या कुछ मिक्स? अब हमें जस्टिफाई करना है कि क्या वो यहां से जस्टिफाई भी हो रहा है या नहीं। सेम चीज, आयरन प्लस O2 गिव्स FeO। चुपचाप पहले सुन के लिख, बाद में लिखिए।
इसका 1 मोल, मान लो मैंने इसके 0.75 मोल लिए, 3/4। पहले चेक करके बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। फर्स्ट स्टेप में Fe ये पूरा खत्म। बताओ ये कितना बचेगा और ये कितना बनेगा, ये कितना और ये कितना। 1 into 1/2, 0.15 मोल, हाफ मोल विल बी यूज्ड। 1 into 1/2 और यहां पर इसका 1 मोल बनेगा। अब O2 कितना बच गया एक्स्ट्रा, 0.75 माइनस 0.5, 0.25। कौन किससे रिएक्ट करेगा, FeO बचा है, O2 बचा है, और FeO O2 के साथ मिलके Fe2O3 बना रहा है। और जब मैं इसे बैलेंस कर रहा हूं तो यहां पर इसके आपके पास कितने मोल आ चुके हैं, FeO के 1 और O2 के 0.25। अब मुझे बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन, दोनों खत्म हो गए, सिर्फ अकेला ये बचा, सिर्फ ये अकेला बचा। क्यों, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में क्या रेशो ले ली थी, क्योंकि जब आपने पहली बार इक्वेशन जब Fe2O3 बनाने के लिए लिखी होगी ना, तो यहां पर इसका कोफिशिएंट आपने ऐसे फिक्स किया था। तो मुझे ये बताओ ऑक्सीजन और आयरन के मोल्स का रेशो, अब यहां से O2 और आयरन के मोल्स का रेशो देखो 3/4, इसलिए अकेला Fe2O3 बना, क्योंकि FeO पूरा खर्च हो गया। तो यहां से जितना FeO बन रहा है और जितना O2 बच रहा है, they will completely get react to form Fe2O3 because your ratio of O2 to the iron is satisfying this stoichiometric ratio of iron and O2। तो अब आप मुझे टेक्स्ट करके बताना, अगर मैंने इस क्वेश्चन में 1 मोल आयरन और 0.8 मोल O2 लिया होता तो आपके पास क्या क्या बचता। अगर 1 मोल आयरन और 0.8 मोल मैंने स्टार्टिंग में लिया होता, आपके हिसाब से क्या क्या बचता। O2 और आयरन के मोल्स का रेशो देखो 0.8, जो कि 0.75 से भी ज्यादा। अगर आपके पास ये 0.8 मोल होता और ये 1 मोल होता, ये एक्सेस में आ गया, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, फिर आपके पास ये भी बनेगा और ये भी बचेगा। सो यू विल गेट Fe2O3 एज वेल एज द O2 बोथ। आप मुझे टेक्स्ट करके बताओ, आपको मजा आया, इंटरेस्टिंग लगा ये चीज, स्टोइचियोमेट्री की ये चीज कि जब एक ही एलिमेंट मोर देन 1 ऑक्साइड बनाता है, कैसे पता लगता है उनके मोल्स की रेशो से कि वो क्या एक चीज बनाएगा या 2 बनाएगा या फिर सब बनाएगा। Take your time to note it, then I will teach you one last concept for today. And after noting down, do text me, yes sir, I have noted. Okay. Now we are going to learn a new concept that's very important from exam point of view, how to calculate percentage yield of product.
सपोज करो मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, आई एम सेइंग वी हैव ए रिएक्शन, लेट्स से Fe3O4 plus hydrogen produce iron and water। ये एक रिएक्शन है और ये आपको बैलेंस्ड फॉर्म में मिल गई। दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज। मैंने आपको बोला स्टार्टिंग विथ 2.24 liter hydrogen at STP, .005 moles iron are produced। What is percentage yield of the product? क्योंकि हम बात यील्ड की कर रहे हैं, यील्ड का मतलब उत्पादन, और यील्ड उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है जो बनता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। और किसी रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट नहीं बनता, ओनली प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो यील्ड वर्ड आप प्रोडक्ट स्पीशीज के लिए यूज करते हो, आप इसके यील्ड बोल सकते हो, इसके यील्ड बोल सकते हो, इनके लिए नहीं यील्ड बोलते हो। यील्ड का मतलब उत्पादन, उत्पादन का मतलब कौन सी चीज जो बन रही है वो कितनी मात्रा में बन रही है। जब भी कभी आपको किसी प्रोडक्ट की, यानी कि प्रोडक्ट में अगर कोई चीज बन रही उसकी परसेंटेज यील्ड पूछी जाएगी, तो आपको गारंटेडली है जिसकी परसेंटेज यील्ड पूछी है, सपोज मैंने आयरन की पूछी परसेंटेज यील्ड, तो मैंने आयरन की कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको जरूर दी होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस प्रोडक्ट की, इफ यू हैव मोर देन वन प्रोडक्ट एंड फॉर वन प्रोडक्ट यू आर already asked in the question that what is the percentage yield of that particular product species। जैसे इसकी रिएक्शन में आयरन और वाटर है और मैंने आयरन की परसेंटेज यील्ड आपसे पूछी है, तो मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन में आयरन का या तो मास दूंगा, या उसका मोल्स दे दूंगा, या उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दूंगा, कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा। तो आपने सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, जिसकी यील्ड पूछी है उसका जो भी डाटा क्वेश्चन में दिया है उसको मोल में कन्वर्ट कर लो। जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में क्या पूछा, परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट आयरन, तो मैं क्वेश्चन पढ़ के देखूंगा कि मुझे आयरन के बारे में क्या बताया है, मुझे आयरन के बारे में मोल बताया, तो मुझे कुछ कन्वर्ट नहीं करना। अगर मैंने यहाँ पे आयरन का मास दिया होता तो आयरन के मोल बनाता, अगर मेरे पास आयरन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं मैं उसे मोल बनाता। अब एक्चुअल में इतने मोल आयरन के बने हैं एक्चुअल में, लेकिन आपको इसके अलावा रिएक्टेंट में किसी के बारे में कुछ बताया होगा, और अगर रिएक्टेंट में किसी के बारे में कुछ बताया तो उसको भी पहले मोल में कन्वर्ट करो। जैसे कि हाइड्रोजन रिएक्टेंट है और इसके लिए मुझे वॉल्यूम दे दिया STP, तो मैं पहले इसके मोल बनाने लगा, तो मैं हाइड्रोजन के पहले मोल्स कन्वर्ट कर दूंगा। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी 2.24 लीटर डिवाइड बाय 22.4, यानी कि 0.1 मोल। अब क्वेश्चन ये है, एक्चुअल में क्वेश्चन ये है कि 0.1 मोल से आयरन बनना कितना चाहिए, 0.1 मोल से आयरन बनना कितना चाहिए। हमें ये देखना है क्या जितना बनना चाहिए उतना ही बना है या जरूरत से कम बना है, हम कितना एक्सपेक्ट करते हैं। हमें ये देखना है कि आयरन के कितने मोल हाइड्रोजन के 0.1 मोल से बनने चाहिए थे और एक्चुअल में कितने बन रहे हैं। जो क्वेश्चन में डाटा दिया वो एक्चुअल में बन रहे हैं, बनने कितने चाहिए थे ये आपने निकालना है। तो मैं यहां पर अगर इसके 0.1 मोल ले रहा हूं तो मेरे हिसाब से आयरन के 0.1 इंटू 3/4 विच इज 0.075 मोल बनने चाहिए थे। दिस वॉज एक्सपेक्टेड, पर एक्चुअल में इसके उतने मोल नहीं बने। जो क्वेश्चन में दिए हैं वो एक्चुअल में मोल बने, इसका मतलब कुछ आयरन के मोल वेस्ट हो गए, वो बने ही नहीं, बनने इतने चाहिए थे जबकि इतने बने। तो आपको ये पूछा जाता है कितने परसेंट यील्ड है। परसेंटेज यील्ड का मतलब अगर 0.075 मोल बनते, जितने हम एक्सपेक्ट करते थे, अगर इतने मोल आयरन बनता
तो हम बोलते हैं 100% यील्ड। तब मैं कहता 100% यील्ड। अगर सच में 0.075 मोल बनते, पर ये फिगर पहले मैंने निकाली है, तो 0.075 मोल अगर आयरन सच में बनता तो 100% यील्ड होती, पर एक्चुअल में बने कितने 0.005। तो मैं यूनिटरी मेथड लगाऊंगा 0.075 मोल आयरन is equivalent to 100% yield, then 0.05 mole iron will be corresponding to how much yield? 0.05 by 0.075 into 100 is the percentage yield. यानी कि परसेंटेज यील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला ये बन गया कितने मोल्स प्रोडक्ट के एक्चुअल में बने जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन होगा 0.005। बनने कितने चाहिए थे? हाउ मच मोल्स ऑफ प्रोडक्ट शुड हैव बीन फॉर्म्ड, ये आप निकालोगे, इनटू 100 करो। तो 0.7 मोल रिएक्टेंट से मैं प्रोडक्ट के मोल निकालूंगा। कितने मोल बनने चाहिए थे? इतने बनने चाहिए थे, पर बने कितने हैं? इतने। तो मैं बोलूंगा कि परसेंटेज यील्ड इज 0.005 बाय 0.075 टाइम्स 100, इतने परसेंट यील्ड है। तो क्या आपको परसेंटेज यील्ड का समझ में लगा कि क्वेश्चन किस टाइप से करना है? जब भी कभी किसी रिएक्शन जो कि आपको बैलेंस फॉर्म में मिलेगी उसमें किसी प्रोडक्ट की परसेंटेज यील्ड पूछी हो, तो उस प्रोडक्ट के बारे में या तो मास दिया होगा, मॉलिक्यूल दिया होगा, कुछ दिया होगा, पहले उसको मोल में कन्वर्ट करो, पर साथ के साथ एक इंफॉर्मेशन रिएक्टेंट की दी। तो रिएक्टेंट की जो भी डाटा आपको गिवन है उससे पहले मोल बनाओ, और फिर ये देखो उसके मोल से प्रोडक्ट के कितने मोल बनने चाहिए थे, जिसकी यील्ड पूछी उसके मोल निकाले, उतने बनने चाहिए थे। अगर सच में क्वेश्चन में उतने मोल बनते, अगर यहाँ 0.075 भी बनते और बनने भी 0.075 चाहिए थे, तो हम बोलेंगे कि 100% यील्ड। पर ये ध्यान रखना, जब आपने इसके मोल से इसके मोल निकाले, मैंने इसका डाटा नहीं दिया था, अगर मैंने इसका डाटा भी दिया होता, इसका डाटा भी दिया होता, तो आप इसके मोल निकालते, पर लिमिटिंग रिएजेंट दिए, क्योंकि इसकी कितनी मात्रा बननी चाहिए वो तो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दे दूं कि भाई 2a + 3b gives 4c। मान लो मैंने एक ऐसे रिएक्शन दी, पर ये ध्यान में रखना कि मैं जो डाटा इसका दूंगा उसको पहले मोल में कन्वर्ट करना है, जो डाटा इसका दूंगा उसको मोल में कन्वर्ट करो, जो डाटा दिया उसको मोल में कन्वर्ट करो, क्योंकि मोल्स में करने से कैलकुलेशन आसान हो जाती है, बस ये फायदा रहता है। मान लो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसे बोल दूं, स्टार्टिंग विथ 1 मोल A and 2 मोल B, .5 मोल C is formed। और मैंने पूछा व्हाट इज परसेंटेज ऑफ C। तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि मैंने A के क्या दिए मोल, B के क्या दिए मोल, C के भी मोल दे दिए, और मैंने यील्ड किसकी पूछी? C की। इसका मतलब C के इतने मोल बने हैं, और एक्चुअली कितने बनने चाहिए थे ये आपने निकालना। C के मोल बनने कितने चाहिए थे, कितने मोल C के मैक्सिमम बन सकते थे। अब इसका 1 मोल की बन, इसके 2 मोल की बन, तो इसके मोल डिसाइड कौन करेगा? अब की बार तो मैंने मोर देन 1 रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ दे दी ना, पिछली बार तो मैंने सिर्फ इसकी डाटा दिया था, इसका तो दिया ही नहीं, तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ। तो अब सबसे पहले ये चेक करो कि इस डाटा के हिसाब से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। लिमिटिंग रिएजेंट का तरीका क्या सीखा था आपने? मोल्स को कोफिशिएंट से डिवाइड करके देखो रेशो किसके लिए छोटी आती है। मोल्स और कोफिशिएंट का रेशो जिसके लिए छोटा आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट। तो 1 डिवाइड बाई 2 0.5, 2 डिवाइड बाई 3 0.66, तो A के लिए मोल्स और कोफिशिएंट का रेशो छोटा नंबर आ रहा है, सो लिमिटिंग रिएजेंट इज A। इसका मतलब A पूरा खत्म हो जाएगा आफ्टर द रिएक्शन। तो A के हिसाब से C के मोल देखो कितने बनने चाहिए थे। हाउ मच मोल्स ऑफ C शुड हैव बीन फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू A। अगर A का 1 मोल है
तो सी के कितने मोल बनने चाहिए थे? जो हमने कोफिशिएंट्स की गेम खेलनी सीखी थी, 1 × 4 डिवाइड बाय 2, 2 मोल बनने चाहिए थे सी के। मैक्सिमम 2 मोल बन सकते थे सी के। टोटल सी के 2 मोल बन सकते थे। मानते हो या नहीं मानते हो? है ना? अब बने कितने? 0.5 बने, 0.5 बने, तो कम बने हैं ना। अब हमें बताना कितने परसेंट यील्ड है। तो मैं बोलूंगा सी के 0.5 मोल बने हैं, बनने कितने चाहिए थे? 2 × 100, दिस इज परसेंटेज यील्ड। कैन यू टेल मी? दिस इज 25%। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर कि 25% सी बना। एम आई राइट? एम आई राइट? What percent of C has been formed? 25%। तो अब इसी को पूछने का एक इनडायरेक्ट वे होता है क्वेश्चन को। मान लो मैंने आपसे ऐसा बोला 3A + 2B gives C, और मैंने बोल दिया 10% यील्ड, ऐसे। और मैंने आपको बोल दिया कि A के मेरे पास 6 मोल है और B के मेरे पास 3 मोल है। अब मैंने C की यील्ड दे दी। अब मैंने C की यील्ड आपको क्वेश्चन में दे दी। पहले तो आप यील्ड निकाल रहे थे। अब मैंने अगर आपसे बोला कि भाई 6 मोल A और 3 मोल B से बताओ C के कितने मोल्स बनेंगे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ C कैन बी फॉर्म? तो अब आप बोलोगे परसेंटेज यील्ड 10% दे दी, ये डाटा दे दिया, तो अब आप रफ में यहां लिख लोगे परसेंटेज यील्ड ऑफ C इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ C हैज बीन फॉर्म्ड एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ C वर एक्सपेक्टेड into 100। दिस इज परसेंटेज यील्ड और ये 10 देगी। अब मैं ये नंबर ढूंढूंगा कितना C बनना चाहिए था। जितना C बनना चाहिए था ना, वो मैं यहां से लिमिटिंग रीजन से देखूंगा। 6/3 is 2 and 3/2 is 1.5, यानी कि B लिमिटिंग रिएजेंट है। और अगर B लिमिटिंग रिएजेंट है तो B के हिसाब से चेक करेंगे कि C के कितने मोल बनने चाहिए थे। C के बनने चाहिए थे 3 × 1 डिवाइड बाय 2, 3/2 मोल बनने चाहिए थे। That should have been formed। पर उतने नहीं बनेंगे क्योंकि परसेंटेज यील्ड 100% नहीं है। अगर 100% यील्ड होती क्वेश्चन में लिखा तो वाकई में C के 3/2 मोल बनते। पर अब कितने मोल एक्चुअल में 3/2, अगर ये 1.5 है, 3/2 मोल एक्सपेक्टेड थे, 10% यील्ड है, तो C के एक्चुअल में कितने मोल बनेंगे? क्या आप बता सकते हो? हाउ मेनी मोल ऑफ C एक्चुअली विल बी फॉर्म्ड? सो दिस इज 6/3 and 3/2, दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो 3 से इसके C के 3 × 1/2, 3/2 मोल बनने चाहिए। और 3/2 मोल अगर बनने चाहिए थे तो ये 1.5 एक्सपेक्टेड थे। पर एक्चुअल में कितने बनेंगे वो उसकी यील्ड बताएगी। 10% यील्ड है, 10% यील्ड, ये 1.5, तो बताओ एक्चुअल में C के मोल्स कितने बनेंगे? आप बोलोगे दिस नंबर विल बी 0.15। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो हमने परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट सीख लिया। With this, I will say that I am going to end up the meeting. Thank you so much. Class time is already over. We will meet in the next class.